नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के आगामी परीक्षा जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होती है मोस्टली। तो इस एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके जो है आज का जो है मैथ पेडागोजी का पेपर दिया जा रहा है। एक एक क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इसी प्रकार से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इस पेपर की खास बात ये होगी कि जो है मैं पूरे जो है सिलेबस को टॉपिक के आधार पर छांटता हूँ, तो और उस जो है टॉपिक से मैं एक एक दो क्वेश्चंस जो है देता हूँ और उन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा देता हूँ, ताकि जो है जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, जो है फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो उनके लिए जो है ये पेपर आसान रहे, ताकि वो इस तरीके के क्वेश्चंस को दिमाग से पढ़ के रट करके या अपने नोट्स बना करके एग्ज़ाम में जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। टारगेट है 20 लाइक्स का। लाइक्स केवल मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, सीटेट में मोस्टली जो है रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो है आते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि 5 चौथाई का हिस्सा, 5 के 5 चौथाई मतलब 5 गुणे 5/4 का आधा, 5 चौथाई का आधा, ठीक है, यहां तक समझ गए। आधा 200 है, ठीक, तो 25 25 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये 4 दूनी 8 हो गया और 8 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 1600, ठीक। अब पूछ रहा है 5 का 20 गुना कितना होगा, तो 5 दूनाई 10, 20 गुणे का मान बताना है, मतलब इसके 20 गुणे का, 5 के 20 गुणे का मान बताना है। तो 5 गुणे 100। अगर हम देखा जाए और यहाँ पे देखिए आंसर तो यहाँ 5 के 20 गुणा का मान है, इतना ही है, लेकिन आप देखिए डिजिट में आंसर आपको बहुत बड़ी संख्याओं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपने पहले कैलकुलेशन में निकाला था इसका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा। तो ये जो 100 है इसको तोड़ देंगे 25 इंटू 25 चौको 100, 25 इंटू 4। अब चूंकि 25 की वैल्यू यहाँ पे 1600 दी हुई है, तो हम अगर नोट कर दें तो 1600 इंटू 4, ठीक है, और 16 चौको 64 होता है, 64, ये लीजिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है उतना दूर तक सोच नहीं पाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, नोट कर लीजिएगा। नोट्स में नोट जरूर करिएगा, पेपर के समय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3 चौथाई, अब किसी संख्या को मैंने x मान लिया, इस संख्या का 3 चौथाई 27 है, तो 3x इज इक्वल टू 27 इंटू 4, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 9 27, 9 चौको 36, x इज इक्वल टू 36 आ गया। बहुत सिंपल था। अब उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा, तो इसका जो है 7वां भाग, अब पूछ रहा है उस संख्या का 7वां भाग कितना होगा। संख्या थी 36 और उसका 7वां भाग कितना होगा, तो 7 पना 35, तकरीबन जो है 5.1 आंसर है। देखिए 5 आंसर है ऑप्शन ए। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इतनी पेंसिलों का दाम इतना है और फिर इतनी पेंसिल का दाम कितना होगा, या फिर इतनी पेंसिल और इतने पेपर का दाम इतना है तो इतने पेपर और इतनी पेंसिल का दाम कितना होगा। इस तरीके का एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है, 3 सही 3/4 है। अगर हम इसको तोड़ दें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 12 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 12 3 कितना होता है 15/4। तो 5 पेंसिल का मूल्य 15/4 दिखा रहा है। अब बोल रहा है कि 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अब हमें 2 पेंसिल का मूल्य बताना है। तो 5 पेंसिल का मूल्य अगर 15/4 है तो 1 पेंसिल का मूल्य 15/4/5/1। तो इसको अगर हम 15/4 और ये 5/1 को 1/5 हो जाएगा।
5 3 15 हो जाएगा। तो एक पेंसिल का मूल 3/4 है, एक पेंसिल का मूल 3/4 है। अब वहीं पे पूछ रहा है कि 2 पेंसिल का मूल, जबकि एक पेंसिल का मूल 3/4, तो 2 पेंसिल का मूल क्या होगा, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 3/2 2 पेंसिल का मूल होगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यदि किसी समकोण त्रिभुज यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही, तो भुजा की लंबाई है हमारे पास यहाँ 6 और भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है। ठीक, कर्ण पूछ रहा है, मान लीजिए ए बी और सी, तो कर्ण जो है ए और सी को कहेंगे। ठीक है, तो हम पता है कि कर्ण ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो हम 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, हाई स्कूल इंटर में ये ऐसे क्वेश्चन सामान्य से रूप से आपने पढ़े होंगे। 36 प्लस 64 ये हो गया टोटल 100 और ये हो गया 10, क्योंकि स्क्वायर था तो ये 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है। अब पूरक कोण का अंतर 15 डिग्री मतलब एक कोण ए है, मान लीजिए एक है ए है, और दूसरा कोण 90 माइनस ए है। यही तो है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, इन दोनों का अंतर जो है वो 15 डिग्री है। अगर हम माइनस को अंदर कर दें तो a माइनस 90 प्लस ए हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, इधर 15 हो गया। तो 2a इज इक्वल टू 15 प्लस इधर 90 को इधर कर देंगे तो प्लस 90 हो जाएगा। तो 5 9 1 10 105 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो a का जो मान आएगा वो 52 सही 1/2 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आंसर है ये। अब यहाँ पे केवल 52 सही है, तो यहाँ पे अब a को इसमें से घटा देंगे तो आंसर हो गया यहाँ पे b का मान आ जाएगा, मतलब एक और दूसरे कोण का मान आ जाएगा। ठीक, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, षष्ठ भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन यहां पे सही होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको पढ़िए। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड 2 बार सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। इसके 2 षष्ठाभुज भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, इसका देखिए आंसर जो है, इन एक बिंदु पर मिलने वाले 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ एक षष्ठाभुजाकार आधार होता है। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन हो गया यहां पे डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित जो है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको श्रृंखला दी गई है और ये बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे कौन सी अगली संख्या आएगी, नेक्स्ट जो है नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वक्त लगता है कई बार, और कई बार जो है बहुत आसानी से एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आमतौर पे कुछ तरीके होते हैं कि पहली संख्या अगली संख्या में कितनी जोड़ है, या फिर हो सकता है कितना घटाया हुआ। ठीक, ये चीज़ हो सकती है। अगर जोड़ है, घटाने पे जो संख्या निकल रही है, 2 संख्याओं से कंपेयर कर लेना, तीनों संख्याओं से, अगर वो होगी या तो वो स्क्वायर होगी। देखिए वो संख्या जो भी जोड़ निकल रही होगी वो स्क्वायर होगी या क्यूब भी हो सकती है। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, है ना। या फिर स्क्वायर होने पे कोई संख्या जोड़ी जा सकती है, या फिर कोई संख्या जोड़ी और जा सकती है, या कोई संख्या घटाई भी जा सकती है। ठीक है, मोस्टली इतनी 3 चीज़ों से, या फिर कोई संख्या जोड़ने पे उसका भाग हो सकता है, या फिर वो जो स्क्वायर है उसको जो संख्या आए उसके बाद उसका भाग हो सकता है। इस तरीके की 3-4 चीज़ें हैं, उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या होता है। तो 5 और 6 के बीच में हम जानते हैं कि 1 का गैप है, एक संख्या है। 6 और 10 के बीच में 4 है, और 10 और 19 के बीच में 9 संख्या है। ठीक है, और 19 से 35 के बीच में देखिए कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे 16 संख्या है। और तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्रम बन रहा है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। तो अगली संख्या कोई भी होगी वो 5 का स्क्वायर होगी, दैट मीन्स 25 होगी, 5 25। ठीक,
अब यहाँ 35 है, अब 35 में 25 अगर जोड़ देते हैं तो देखिए 0 3 2 5 1 60, आंसर है 60। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए। एक गणित के टीचर के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित टीचरों को क्या परामर्श देंगे? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या परामर्श है, किस तरीके का मूल्यांकन किया जाएगा, है ना, क्या सुधार करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। देखिए, तो हम परामर्श जो देंगे वो हम अभिभावकों को परामर्श देना कि वो बच्चों को घर पर ट्यूशन लगाएं, ट्यूशन का परामर्श देंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक देने का परामर्श देंगे? बिल्कुल भी नहीं। या फिर बच्चों को अवधारणात्मक और कार्य विधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना देंगे? या फिर वर्ष के अंत में बच्चों के लिए एक उपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करने का जो है, क्योंकि बच्चे को देखिए यहाँ पे पहले ही बताया जा रहा है कि गणित में प्रदर्शन को सुधारने के मतलब बच्चा जो है कमज़ोर है गणित में, है ना, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, तो अच्छे अगर मार्क्स नहीं ला रहा है तो कोशिश ये जाएगी कि वर्ष के अंत में बच्चों को एक उपचारिक कक्षाओं के तौर पे एक होता है कि जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो कई बार जो है क्लास के बाद जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, और उसी बात हो रही है उपचारी मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस में जो है क्लासेस दी जाएंगे बच्चों को और पढ़ाया जाएगा उसमें। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ज़्यादा फुलफिल कर रहा है, 4 ऑप्शंस में सबसे आंसर ए ही सही है। निम्नलिखित एक तालिका दी गई है, उसमें आंकड़ा दिया हुआ है और कथन का चुनाव करना है हमें। देखिए, बच्चों का पसंदीदा पेय है और उस पसंदीदा पेय को पीने वाले बच्चों की संख्या क्या है? दूध पीते हैं 30 बच्चे, कॉफ़ी पीते हैं 25 बच्चे, चाय पीते हैं 35 बच्चे और नींबू पानी पीते हैं 10 बच्चे। ऐसे क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस टाइम थोड़ा सा लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शंस हमें चारों के चारों रीड करने पड़ते हैं, और उन चारों क्वेश्चंस को रीड करने के साथ साथ थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है ना, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ जाता है, इसलिए वो समय टेकिंग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस पढ़ते हैं। कॉफ़ी, इसको देखते हैं इस तरीके से, कॉफ़ी पसंद करने वाले 25 बच्चों की संख्या दूध पसंद पीने वाले बच्चों से संख्या से अधिक है। तो कॉफ़ी की संख्या बोल रहा है अधिक है और दूध की कम है, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। चाय पसंद करने वाले बच्चे, तो चाय वाले 35 हैं बच्चों की संख्या, और दूध पीने वाले बच्चे दूध की संख्या से कम है, मतलब ये कह रहा है कि चाय पीने वालों की संख्या कम है, बिल्कुल भी नहीं। कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, कॉफ़ी पसंद करने वाले, कॉफ़ी कितने बच्चे हैं? 25 बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10, 3 2 5, 5 5 10। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 5 10, अच्छा 5 5 10 होता है यहाँ पे, 3 2 5 और 3 2 5 यहाँ 100 हो गया और 4 25 आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी वालों की संख्या और इससे जो है बराबर ही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए। वो उद्देश्य जो टीचर गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, गणित पढ़ाने के बाद जो टीचर उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करता है। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य, यहाँ पे 10वें का आंसर क्या है? देखिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, शैक्षणिक उद्देश्य को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों। तो आंसर है देखिए तो गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, और यूनिवर्सल। आंसर है दोनों। ठीक है, मतलब जो गणित के नियम जो यहां पे चलेंगे
इंडिया में चलेंगे वही गणित के नियम विदेशों में भी चलेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सब जगह जो है कॉमन होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए गणित के जो नियम होते हैं और निष्कर्ष होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। निष्कर्ष में जो पहुंचने का जो रास्ता होता है, तरीका होता है, वो एक नहीं होता। आप देखिए हाई स्कूल में बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनके गणनाएं जो होती हैं वो बड़े शॉर्ट फॉर्म में नहीं होती, बड़े लॉन्ग टर्म में होती, एक एक स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एसएससी का बच्चा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करता है एक दो लाइन में। ठीक है, और अगर प्रोफेसर टाइप के होंगे वो तो मन ही मन में चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती है ना, सब्जेक्टिव होती है। हर व्यक्ति का अपना अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है, कोई जोड़ के कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर लग रहा है वो सार्वभौमिक तो हो सकते हैं, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल तो हो सकते हैं, कॉमन। ठीक है, नियम तो एक कॉमन हो सकता है, उसका यूज कॉमन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि भाई यहाँ पे कोई और तरीका चलता हो, कुछ तो नियम ऐसे ही होते होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है या तो मेरे अनुसार ऑप्शन बी होगा और या तो ऑप्शन डी होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, या तो फिर बी या डी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा जो है कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है, इसका कमेंट ज़रूर करिएगा आपको क्या लगता है। पर मैं अगर पेपर दूं तो मैं आंसर इसका डी लॉक करके आता। ठीक है, बात को इसको नोट कर लीजिए एक बार के लिए कि मैंने इसका डी आंसर बताया है। आपके लिए हो सकता है कभी जो है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ हो नहीं सकता, यूनिवर्सल है। लेकिन यूनिवर्सल में भी अब मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल जो है किस तरीके से इसको जो है क्वेश्चन को जो है दिया गया है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? तो देखिए ये जो कथन होते हैं, ये कथन किसने दिया है, इसको एक जगह नोट्स बना करके लिख ले। और इसका जो आंसर है, नोट्स जरूर बना लीजिए, किलपैट्रिक। ऑप्शन यहां पे ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की प्रकृति और संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। तो गणित के जो नेचर है और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? तो गणित विषय में अक्रमबद्धता होती है, ये एक विशेषता पाई जाती है। या फिर गणित की भाषा असांकेतिक होती है। ठीक है, ये भी नहीं है। गणित एक रसहीन विषय है और एक मूर्त विषय है। ठीक है, तो देखिए गणित मूर्त और अमूर्त दोनों रूप से काम करती है। यहां पे आंसर है ऑप्शन सी। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए कथन को चुनना है और उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। कौन सा कथन जो है ऊपर के जो है गणित में सोचने व तर्क एक निश्चित तरीका होता है? तो देखिए उसे पढ़ाने की विधि है, ये तरीका होता है, बिल्कुल सही है, ये पालन करता है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, तो सोचने और तर्क करने का निश्चित तरीका होता है, यही आंसर यहाँ पे गलत होगा, बाकी सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है? गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, या फिर गणित दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या। तो भाई देखिए गणित भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु अगर जरूरी है तो ये समस्या को समझना, यहां पे ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी निम्नलिखित में से ये जो है कथन किसका है? कथन का है क्वेश्चन, लिख लीजिए। इसका आंसर है रोजर बेकन ने इसका आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या गुण होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीचर में क्या गुण होना चाहिए अगर गणित की भाषा का विकास करने के लिए? तो देखिए, गणित जो है उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता होना ही चाहिए। ये एक टीचर में गुण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, गणित की कक्षा का संचालन करने की योग्यता होनी चाहिए। मैथ की क्लास है, उसको अच्छे तरीके से उसको जो है क्लास को जो है चला सके, चीज़ों को जो है बता सके, बच्चे क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर दे सके, है ना, और चीज़ों उसको पता हो। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। मूर्त रूप से, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए क्वेश्चन को मूर्त रूप से और अमूर्त रूप से, कॉन्क्रीट रूप से, दोनों रूप में इसको सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए एक टीचर में। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा, इसको आंसर नोट कर लीजिएगा। इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, आयत, त्रिभुज और इस तरीके से डॉट डॉट, तो देखिए कागज में खींचा गया है, ये एक ग्रिड फॉर्म है। ठीक है, वर्गाकार में निरूपण किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो ये स्थानीय मान की अवधारणा का संकेत है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, स्थानीय मान की अवधारणा का संकेत है। ये जो डॉट डॉट दिए हुए गए हैं, ये किसके ओर संकेत कर रहे हैं? स्थानीय मान को। ये स्थान को दर्शाता है कि किस स्थान पर HTO ये जो है। ठीक है, ये 1000 है, ये TH यहाँ पे मतलब है ये 1000, ये 1000 दिया गया है, ये 100 है, ये 10s है, ये 1s है। ठीक है, तो ये नहीं होता 0 लिखा, 1 फिर लिखा, फिर ये 2 लिखा, तो 210 हो गया। तो ये 100, 200, 100 में आ गया ना ये संख्या। 10 होगी तो 10s में आ गया, ये 1 हो गया तो 1 में आएगा। ठीक, चलिए समझ गया स्थानीय मान की अवधारणा को संकेत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमज़ोर होना एक सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, अगर बच्चा क्लासरूम में आया है और उसको शुरुआत से चीज़ों को पता ही नहीं है ना, बेसिक चीज़ें नहीं पता, जोड़ घटाना जिसे कहते हैं, वो काउंट नहीं कर पाता कि ये जो है कितने ये बॉल्स हैं दी गई हैं, तो उसको पता ही नहीं, वो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि उसकी जो है नींव बहुत कमज़ोर है। अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान का होना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी इस पर काम करता है, क्योंकि भाई गणित जो है बड़ा तर्क का है, कठिन भी है और बड़ा रोमांच भी पैदा कर देता है कई लोगों के अंदर, और कई लोगों को ये बोरियत लगता है, बिल्कुल रस नहीं लगता। आमतौर पे ज़्यादातर गणित को एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन जो गणित के प्रेमी होते हैं, जिनको गणित बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है ना, वैसे लोगों को इसमें जो है रोमांच पैदा होता है ना, आनंद आता है कि ऐसा क्वेश्चन देखो तो जरा क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो वो निर्देशक भी होता है, दार्शनिक भी होता है और एक मित्र की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक टीचर के अंदर गणित पढ़ाते हुए ये सभी प्रकार की जो है भूमिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। तो गणित के में जो है बच्चों की रुचि जो है उसका अभाव ही पाया जाता है। हमने आपको पहले बताया कि बोरिंग सब्जेक्ट बच्चों को लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गणनाएं याद करनी पड़ती हैं। अच्छा, कोई a+b, अब जैसे a+b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, अब इसको पढ़ाते हुए क्या पढ़ेगा? वो सोचेगा क्या मतलब है, ये बस रटना ही तो है मुझे। अब इसके पीछे थ्योरी अगर कुछ है तो उस थ्योरी को समझाने के लिए उसको जो है बताना पड़ेगा कि भैया a+b का होल स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिखेंगे, a+b फिर a+b। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो a² आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो फिर ab आएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ab आएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो b² आएगा। तो इस तरीके से a² + b² + 2ab आ गया। इस तरीके से जब हम बताएंगे तो अब ये चीज़ें यहाँ पे बच्चों को क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21वां का देखते हैं। तो यहाँ पे 21वां है, 21वां ही पढ़ रहा था मैं। विषय में जो है प्रति अभाव देखा जाता है। तो विषय में बच्चों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? तो 21वां देखिए,
मजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त, मतलब कमज़ोर, यहाँ पे लिखा है कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। तो ये तो हमें करना ही करना है, ठीक है। जो बच्चे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, अभी एक क्वेश्चन किया है, पर और ऑप्शन देख लेते हैं। समय विभाग चक्र में विषय गणित को अधिक कालांश देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक जब जो भी टाइमिंग दी जाती है ना कि हर सब्जेक्ट 35 मिनट 40 मिनट का होगा, इसको गणित का जब मैथ का सब्जेक्ट होगा पढ़ाने का, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय, 35 मिनट की जगह इसको 45 मिनट का कर देंगे, या आधे घंटे 1 घंटे का कर देंगे, इस तरीके से। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, नहीं। खेल विधि से शिक्षण कराएंगे। अब प्रभावी तरीका तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, ठीक है। तो खेल विधि के माध्यम से धीरे धीरे बच्चे चीजें के सीखेंगे प्राथमिक कक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय, ज्योमेट्री पढ़ाते समय टीचर जो है आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह दर्शाता है कि वो अनुपालन कर रहा है। तो अगर वो बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, मतलब फॉर्मूला लिख देता है पढ़ाने से पहले, देखिए पहले लिखा है, तो मतलब टीचर जो है वो चीज़ों को सूत्र और फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है, फॉर्मूला या डेफिनेशन बता रहा है उस चीज़ की, फिर उसके बाद उदाहरण की तरफ जाएगा। पहले उदाहरण देता फिर फॉर्मूला बताता तो आगमन विधि हो जाता, लेकिन पहले वो जो है सूत्र बता रहा है फिर जो है उदाहरण देगा तो निगमन विधि होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि। तो ये सभी विधियां जो है गणित टीचर जो है इन सभी विधियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को गणित की शिक्षा देता है। तो यहाँ व्याख्यान विधि, चीज़ें व्याख्या के माध्यम से बताई जाती है, प्रदर्शन के माध्यम से जो है बताई जाती है, और आगमन विधि मतलब पहले बच्चों को उदाहरण पेश किया फिर उसके बाद नियम बताए, या फिर जो है अगर निगमन की बात करें तो पहले नियम बताए जाते हैं फिर उसके बाद बच्चों को उदाहरण पेश किया जाता है, ठीक है। 23वें का जो है आंसर हो गया डी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है? ह्यूरिस्टिक विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि में मानी जाती है, इंसान ध्यान रखिएगा। इस विधि को, ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, विधि का नाम भी पूछ लेगा कि अन्वेषण विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है और ये किसने दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। इसको नोट कर लीजिए, फिर से कह रहा हूँ, ऐसे पॉइंट्स आपको कोई बताता नहीं है कि किस चीज़ को नोट करना है और कौन से नहीं करना है, बस आप पढ़ाते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि कहते हैं, और ये विधि दोनों जो है विधियाँ वो आर्मस्ट्रॉन्ग की दी गई है। और ये विधि मूलतः जो है खेल विधि से संबंधित है। इसमें क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है ये बताया इस विधि के तहत कि भाई जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को खोज के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, गणितीय चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, टीचर को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक जो है बच्चों को खोज विधि के माध्यम से जो है समस्या का पहचान करना आना चाहिए और फिर उसी के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो टीचर को खेल विधि के द्वारा जो है पढ़ाने की बात कही थी, अन्वेषण विधि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक विद्यार्थी जो है, एक शिक्षार्थी जो है पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 आधारभूत जो है संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वो जो है संक्रियात्मक अवस्था में है। देखिए ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो इस तरीके से हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ पेडागोजी से समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 20 लाइक्स का टारगेट है, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।